नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चुनाव जंक्शन पे। आज हम लोग बात करेंगे उड़ीसा के इलेक्ट्रिसिटी के विषय में। तो हम लोग अपने डिस्कशन को बेसिकली 4-5 चीज़ों पर ही फोकस करेंगे। पहला ये कि जो उड़ीसा का क्या कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और जनरेटिंग कैपेसिटी। फिर वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ से उत्पादन होती है वो किस किस सेक्टर में कितना कितना कंज्यूम होता है, उसका हम लोग एक कंपैरिजन भी देखेंगे बाकी स्टेट से भी। और जो बिजली बनती है यहाँ किससे कितना बिजली बनता है, जैसे कोयला एक यहाँ माध्यम है जो थर्मल यहाँ जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग कोयला का यहाँ का प्रोडक्शन देखेंगे, उसका यूज या फिर मिस यूज, इस पर हम लोग एक ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है बाकी राज्यों में कितना मिलता है, उड़ीसा में कितना मिलता है, और उससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर उड़ीसा में फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए, तो डोमेस्टिक के लिए भी और कृषि के लिए भी। अभी एक उड़ीसा में एक इशू चल रहा है स्मार्ट मीटर का, उस पर भी हम लोग देखेंगे कि स्मार्ट मीटर इशू को किस तरीके से सरकार उसको सुलझा सकती है। और फाइनली मतलब बेसिकली कि क्या होगा, तो ये अच्छा हो सकता है राज्य के प्रगति के लिए, राज्य के बेनिफिट के लिए। तो जो स्टेट है उड़ीसा स्टेट, यहाँ पर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की मतलब अगर फुल कैपेसिटी पर सारे पावर प्लांट, हाइड्रो हो, थर्मल हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हो, अगर वो काम करें तो एक टाइम पर कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो उड़ीसा के पास लगभग 25,000 मेगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। यहाँ पर बेसिकली दो टाइप के पावर प्लांट काम करते हैं, एक होता है कैप्टिव पावर प्लांट और एक नॉन कैप्टिव पावर प्लांट। कैप्टिव पावर प्लांट वो होता है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं उनको अपने पर्सनल यूज के लिए कैप्टिव पावर प्लांट दिया जाता है, जो कि उनके पावर प्लांट से बाहर वो नहीं यूज होता है। और एक होता है जो नॉन कैप्टिव पावर प्लांट, जिससे स्टेट के सारी जो बिजली होती है उसकी ज़रूरतें पूरी होती है, वो डोमेस्टिक हो या फिर कमर्शियल हो या फिर बाकी क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर वगैरह में जहाँ बिजली जाती है उसका यूज। तो टोटल 25,000 मेगावाट में से देखेंगे तो लगभग 53% जो अपना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 13,260 मेगावाट वो कैप्टिव है, जो कि आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। और 11,740 मेगावाट जो है, जो कि 47% होता है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, उसमें से कुछ पार्ट आम लोगों के लिए है और उसमें से भी कुछ पार्ट अलग अलग क्षेत्रों में जाता है। तो जो भी यहाँ पर पावर प्रोड्यूस होता है उसका लगभग 83% थर्मल कोयले से बनता है और लगभग 8-9% दोनों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और हाइड्रो से जो बनता है। अगर हम लोग ज़्यादा डिटेल में देखें तो जो कैप्टिव पावर प्लांट हम लोग जैसे देखें वो 13,260 मेगावाट, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जो कि कैप्टिव नहीं है पर वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, उसका कैपेसिटी है 1,300 मेगावाट। OHPC जो कि उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन की जो कैपेसिटी है, जो कि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बनता है वो लगभग 2,100 मेगावाट। ये हम लोग डिटेल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब हम आगे देखेंगे कि डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है स्टेट का, तो क्या इनमें से कोई एक सिंगल भी उसको फुलफिल कर सकता है क्या। उसके बाद आता है OPGC, उड़ीसा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, एक स्टेट ओन्ड पावर प्लांट है जिसका कैपेसिटी है 1,740 मेगावाट। उसके बाद NTPC का जो कैपेसिटी है 4,600 मेगावाट और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का कैपेसिटी है लगभग 2,000 मेगावाट के आसपास। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की ओर चलते हैं, अगर उस पर एक ध्यान देंगे तो उड़ीसा राज्य में कैप्टिव और नॉन कैप्टिव पार्ट में से भी जो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज को जाता है और कमर्शियल यूज को भी जाता है, उसको अगर मिला लें, अगर उसको हम देखें कि इंडस्ट्रीज प्लस कमर्शियल यूज के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है वो लगभग 88% है। लगभग 88% जो यहाँ एनर्जी जनरेट होता है वो सारा का सारा इंडस्ट्री एंड कमर्शियल को चला जाता है और मात्र 8 से 10% ही डोमेस्टिक यूज में आता है। और कृषि क्षेत्र के लिए, एग्रीकल्चर के लिए मात्र 2%। अगर हम वही कंपेयर करें वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट पंजाब से, तो पंजाब में इंडस्ट्री प्लस कमर्शियल को अगर हम देखें तो उनके यहाँ ये जो कंजम्पशन है लगभग 40 से 50% के आसपास आता है। हमको पता है कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, उनका कृषि में कंजम्पशन 20 से 25% तक है।
जबकि उड़ीसा भी एक एग्रेरियन स्टेट है, यहाँ भी कृषि आधारित जो लाइवलीहुड है उस पर डिपेंड करता है, पर यहाँ पर मात्र 2% कंजम्पशन होता है। वही डोमेस्टिक कंजम्पशन जो कि उड़ीसा में 8 से 10% है, पंजाब में वो 30 से 35% तक चला जाता है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस स्टेट में एक संतुलित जो डिवीजन है पावर का अलग अलग सेक्टर में, हमको ये सामने दिख रहा है कि उड़ीसा में संतुलित डिवीजन है या फिर पंजाब में एक संतुलित डिवीजन है। पंजाब में कोयला नहीं है, पंजाब में भी लगभग 60 से 70% उनका थर्मल पावर से आता है, बाकी उनका हाइड्रो पावर से और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आता है। उनके पास तो कोयला नहीं है, वो यहाँ से कोयला ले जाते हैं, उसका भी पैसा देते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद लगभग 50 to 60% वो एनर्जी फ्री में देते हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए और एग्रीकल्चर यूज के लिए। पर उड़ीसा में तो कोयला है, अपना पानी है, अपना कोयला है, और यहाँ पर चीप रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। फिर भी यहाँ के लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं मिलता? अगर हम बाकी राज्यों को भी देखें, पंजाब में हमने देखा 300 यूनिट फ्री है, जिसके लिए सरकार 7,780 करोड़ की सब्सिडी देती है डोमेस्टिक यूज के लिए, और एग्रीकल्चर के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी है जिसके लिए 9,330 करोड़ की सब्सिडी रखी गई थी। वैसे हिमाचल प्रदेश को देखें तो वहाँ भी 125 यूनिट फ्री, दिल्ली को देखें तो वहाँ 200 यूनिट फ्री, 3,250 करोड़ की सब्सिडी सरकार देती है वहाँ पर। दिल्ली में भी कोयला नहीं है। उसके बाद झारखंड में हमने देखेंगे तो 200 यूनिट फ्री है। बिहार अभी हाल में ही 125 यूनिट फ्री किया, जिसके लिए लगभग 13,000 करोड़ की सब्सिडी रखी गई। आंध्र प्रदेश वो भी एक कृषि प्रधान देश है जो कि 30% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कंज्यूम करता है वो अपने एग्रीकल्चर में, और वो भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी देता है, जिसके लिए 4,525 करोड़ की सब्सिडी है, और डोमेस्टिक 200 यूनिट फ्री रखा हुआ है। तमिलनाडु डोमेस्टिक 100 यूनिट फ्री, जिसके लिए 7,224 करोड़ की सब्सिडी, और एग्रीकल्चर फ्री जिसके लिए 6,780 करोड़ की सब्सिडी। कर्नाटका जैसे राज्य जहाँ पर 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक के लिए गृह ज्योति स्कीम के तहत, और एग्रीकल्चर के लिए 12,786 करोड़ की सब्सिडी फ्री फॉर द एग्रीकल्चर। वैसे ही तेलंगाना में 200 यूनिट की फ्री, जिसके लिए 2,418 करोड़ की सब्सिडी है, और एग्रीकल्चर फ्री है जिसके लिए 12,000 करोड़ की सब्सिडी है। अगर ये सब्सिडी का एक हम पूरा स्टेट वाइज लिस्ट देखें, ये मैंने बड़े बड़े राज्यों का बता दिया आपको, अगर पूरा ऑल ओवर इंडिया का एक फिगर देखें तो लगभग पिछले वर्ष 2,10,000 करोड़ के आसपास सब्सिडी दी गई है पूरे देश में, पर उड़ीसा में 0 रुपए की सब्सिडी दी गई है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यहां से कोयला बाकी राज्यों में जाता है, पर यहां के लोग को फ्री इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं है। यहाँ के जो किसान हैं वो मात्र 2% इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वो भी उनको फ्री नहीं दिया गया है। हमें ये लगता होगा कि ये जो रेट है जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा यहाँ पर, तो अगर हम रेट देखें तो डोमेस्टिक का जो रेट है लगभग अलग अलग स्लैब में 400 यूनिट के ऊपर जाएंगे तो 6 रुपये 10 पैसे तक जाता है। तो इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा होना चाहिए, पर नहीं, यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर डोमेस्टिक को ज़्यादा है और इंडस्ट्रीज को कम रेट लिया जाता है। अगर हम बाकी जो एक इंडस्ट्री समृद्ध राज्य जो है जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, यहाँ पर हम देखें तो महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज के लिए जो रेट है वो 9 रुपये प्रति यूनिट के दर से है, तेलंगाना में 8.5 रुपये प्रति यूनिट के दर से है, कर्नाटक में 7 रुपये प्रति यूनिट के दर से, पर उड़ीसा में 4.5 से 5.5 रुपये प्रति यूनिट के दर से है। इसके ऊपर उनके कंजम्पशन के ऊपर कभी कभी 8 से 20% की रियायत दी जाती है। और तो और टाइम टू टाइम अगर देखेंगे तो सरकार उनकी जो बिजली की बिल है उनको माफ़ कर देती है। जैसे कभी हाल में ही एक न्यूज आया था कि पिछले 10 साल में लगभग 4,096 करोड़ इंडस्ट्रीज के बिजली बिल को माफ़ कर दिया गया। 2003 में इंफा कंपनी के 2300 करोड़ के बिजली बिल को माफ़ कर दिया गया। अगर आज के टाइम पर उसका इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो लगभग 14,000 से 15,000 करोड़ रुपए वो आता है। और आम लोगों को क्या मिलता है? आम लोगों को पोल्यूशन, आम लोगों को हाई AQI, आम लोगों के लिए उनका
कंप्लीट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, नदियाँ सूखती हैं। तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? अगर हम बिजली का जो खरीद रेट देखें तो जो यहाँ पर हाइड्रो जो एनर्जी निकलती है उसका अगर हम रेट देखें तो आप अगर देखेंगे, जैसे रेंगाली हुआ, अपर कोलाब हुआ, बाली मेला हुआ, हीराकूद डैम हुआ, यहाँ से जो बिजली निकलती है उसके लिए ग्रिड को, जो कि सरकार की जो कंपनी है, वो लगभग 40 पैसे से लेकर 70 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से उससे बिजली खरीदती है। और वो ग्रिड को फिर उसको 3 रुपये 4 रुपये के हिसाब से बेचती है और वो जाकर डोमेस्टिक में 6 रुपये तक पहुंच जाता है। वैसे ही कैप्टिव पावर प्लांट के लिए देखेंगे तो लगभग 2 रुपये से 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उनको इनपुट कॉस्ट लगता होगा। और वहीं इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, जो कि आईबी थर्मल पावर स्टेशन ओपीजीसी स्टेज 1, इसका 1 रुपये 68 पैसे के हिसाब से प्रति यूनिट बिजली उत्पादन होती है। अगर हम इसका एक कंपेयर करें कि जो 88% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडस्ट्री कंज्यूम करता है पर वो बिल कम देता है, तो इसको अगर हम एडजस्ट करें, अगर 8 रुपये प्रति यूनिट के दर से, जो कि बाकी स्टेट में होना चाहिए, उससे लगभग 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए तक का सालाना बचत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का होता है। और आम लोगों को पॉल्यूशन, हाई एक्यूआई, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वाटर का इशू, बाकी डिजीजेज, ये क्यों? एक्सेसिव माइनिंग को लेकर होती है, एक्सेसिव कोल माइनिंग को लेकर होती है। आपको पता है जो उड़ीसा है, मतलब हैज द वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द कोल इन द इंडिया, अप्रॉक्स 25 to 30%। और यहाँ जो इसका प्रोडक्शन है, जो इसका माइनिंग हो रहा है, लगभग पिछले 5 साल में यह डबल हो गया है। अगर हम 2019-2020 में देखेंगे तो 142.8 मिलियन टन का प्रोडक्शन होता था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 240 मिलियन टन हो गया। पर यहाँ पर डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना होता है कोल का? जो भी इसका पावर जनरेशन, यूटिलिटीज के अंदर जो भी इसका रिक्वायरमेंट है, मात्र 22 मिलियन टन का। तो बाकी जो 220 मिलियन टन जो आप एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, उसका क्या? वो बाहर राज्य को जाता है, वहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और अपने लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। और यहाँ के लोग, इनका ही कोयला, पर इनको ना फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और ना इनको रिवेन्यू मिलता है। लोगों को लगता होगा कि शायद इतना कोयला निकल रहा है तो स्टेट को रिवेन्यू भी मिलता होगा, पर नहीं। अगर हम यहाँ का देखें, जो कोयला का जो ग्रेड वाइज इनका सेलिंग प्राइस है, वो 900 रुपये से 3500 रुपये प्रति टन के हिसाब से यहाँ से कोयला जाता है। पर अगर सेम ग्रेड का कोयला अगर अडानी बाहर से खरीदता है, उसके लिए वो 13,000 रुपये देता है। और यहाँ से अगर अडानी देखें तो 2146 रुपये प्रति टन के हिसाब से कोयला ले जाता है। वहीं जो वेदांता है 1674 रुपये प्रति टन के हिसाब से कोयला ले जाता है। और जो हिंडाल्को, जो कि बिरला ग्रुप का है, वो 960 रुपये प्रति टन के हिसाब से कोयला ले जाता है। तो स्टेट को क्या मिला? ना रिवेन्यू मिला, ना फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिला, बदले में पोल्यूशन एंड कंप्लीट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर राज्य सरकार मात्र 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देगी, ऐसा नहीं कि ये डिमांड अचानक कहीं से आया, ये इनका इलेक्शन प्रॉमिस भी हुआ करता था। ऑल्दो आजकल धीरे धीरे कहीं ना कहीं से डिमांड ये उठ रहा है, पर अगर 300 यूनिट अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दिया गया तो उससे क्या इंपैक्ट हो सकता है? लगभग उड़ीसा में जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतना लो है कि ऑलमोस्ट 90% जो हाउस होल्ड है वो इसके एम्बिट में आएगा और 90% हाउस होल्ड विल रिसीव 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल। और आज के टाइम में जो कि इन्फ्लेशन इतना है, उड़ीसा हैज़ द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट। अगर आप इसका डेटा देखेंगे तो उस टाइम में सेविंग ऑफ ऑलमोस्ट 2000 to 2500 पर हाउस होल्ड विल हेल्प देम अ लॉट। अगर आप 2000 से 2500 रुपये प्रति माह एक घर पर बचा लेते हैं तो आपको इस समय में अच्छा एजुकेशन, अच्छा लाइवलीहुड, अच्छा खान पान, वो उसमें काफ़ी वो मदद कर सकता है। और लगभग यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास यहाँ पर कंज्यूमर है। अगर आप 2000 पर कंज्यूमर आप बचा लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपए का इकोनॉमी बूस्ट, जो ये पैसा जो इनपुट होगा उससे ये काफ़ी बढ़त भी होगी। पर सबसे जो बड़ी जो इम्पैक्ट होगा, अगर हम
जो एग्रीकल्चर में जो कंज्यूम होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है उसको फ्री कर दे। वो तो मात्र 2% है। वैसे स्टेट जहाँ पे 30 to 35%, 25%, 40% तक जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं एग्रीकल्चर में, वो फ्री दे रहे हैं, तो 2% तो वैसे ही हम लोग फ्री कर सकते हैं। जबकि इनका ही कोयला है। वहीं जो मैं बोल रहा था कि जो हाइड्रो जो एनर्जी निकलती है, जो कि 73 पैसे पर यूनिट के हिसाब से निकलती है, अगर केवल उससे ही हम अगर दे दें तो ये डोमेस्टिक एंड जो एग्रीकल्चर है ये पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा। कोयला निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम एग्रीकल्चर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी दें तो आपको पता है उड़ीसा में 12 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वो होते हैं जहां अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्लांट्स का डिमांड होता है, वहां अच्छी अच्छी फसलें होती है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर 12 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, और इसमें अगर हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दिए तो वो एग्रीकल्चर को इतना बूस्ट करेगा कि वो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा। और आपको पता है जो उड़ीसा है पूरे देश में माइग्रेशन में नंबर 1 है। अगर हम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिए तो माइग्रेशन कहीं ना कहीं ये रुक सकती है और लोग अपने घर पर ही रोजगार पा सकते हैं। और जो एक मतलब तीसरा इशू जो हम लोग देख रहे हैं स्मार्ट मीटर इशूज़ का, इसमें बेसिकली क्या है कि लोगों में मिसट्रस्ट है कि ये स्मार्ट मीटर जो है फॉल्स रीडिंग देता है, ज़्यादा स्पीड में चलता है। ये गलत है। टाटा पावर इसको मिसयूज करती है, जिसको हम लोग लास्ट ईयर भी देखे कि काफ़ी फार्मर्स ने अपने स्मार्ट मीटर को जाकर ऑफिस में डंप किया था। इसमें सरकार को वो उन्होंने हाल में अनाउंस किया कि स्मार्ट मीटर वो फ्री में इंस्टॉल करेंगे। तो इसको क्या करना चाहिए बेसिकली कि आप जो ओल्ड मीटर है उसको वैसे ही रहने दीजिए, और जो स्मार्ट मीटर को आप इंस्टॉल करते हैं उसको करने दीजिए। जो एक टाइम फ्रेम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बीच में जो रीडिंग आता है उसमें दोनों में सेम होगा, तो वो ट्रस्ट इशू बिल्ड होगा, जिससे कि लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और इनफैक्ट जब आप फ्री कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट तक, तो वो स्मार्ट मीटर हो कुछ हो, जब बिजली का बिल आएगा ही नहीं तो उनको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बेसिकली इस पूरे डिस्कशन में ये समझे कि देयर आर 2 रियलिटीज़ इन द स्टेट, वन फॉर द इंडस्ट्री एंड अदर फॉर द सिटीजन। इंडस्ट्री के लिए क्या है, पावर सरप्लस है, चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द इंडिया। जो इंडस्ट्री है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है, वो चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ले रहे हैं। दैन दे हैव एक्सेस टू मोर देन 90% ऑफ द पावर। और वही सिटीजन के लिए क्या है, हाई टैरिफ्स है, जो कि टैरिफ रेट्स 6 रुपये 10 पैसे तक जाता है। जैसा हमने देखा कि जो इन्वायरमेंटल बर्डन होता है वो कितना है, एंड दे हैव एक्सेस टू लेस देन 10% ऑफ टोटल पावर जनरेटेड इन द स्टेट। तो हमको क्या क्लियर होता है कि रिसोर्सेज किसका है, उड़ीसा का, उड़ीसा के लोगों का। प्रॉफिट किसको मिल रहा है, बड़े बड़े कॉरपोरेट और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को। बेनिफिट किसको कर रहा है, यहाँ के रिसोर्सेज का बेनिफिट अदर स्टेट ले रहे हैं। दे आर गिविंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू देयर पीपल, पर पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किसका हो रहा है, यहाँ का, यहाँ के लोगों का। तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा इज नॉट पावर पुअर, उड़ीसा इज अ पावर सरप्लस स्टेट, बट उड़ीसा इज अ पॉलिसी डिप्राइव्ड स्टेट। हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है, और ये एक राइट है, जो कि हर स्टेट और हर सरकार की ज़रूरत होती है कि उनकी डिमांड को पूरी करे और एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज़ को कंप्लीट किया जाए और फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए। तो आज के डिस्कशन से हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि अगर सरकार 300 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती है, एग्रीकल्चर के लिए जो 2% कंज्यूम करता है उसको अगर फ्री कर दिया जाता है, और स्मार्ट मीटर के साथ साथ ओल्ड मीटर को रहने दिया जाता है, तो स्टेट इकोनॉमी में और लोगों के बीच में सरकार के प्रति एक ट्रस्ट जनरेट होगा, और जो इकोनॉमी है वो काफ़ी आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।